साल 1978 में 2000 रुपये से शुरुआत करने वाली सहारा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिसके 11 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत रॉय जेल में पहुंच गए? आइए इस वीडियो में जानते हैं सहारा का शुरू से लेकर अंत तक का सफ़र। सहारा के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब देती थी, और इस कंपनी की शुरुआत हुई गोरखपुर के एक छोटी सी जगह से। स्टार्टिंग में सहारा के सुब्रत रॉय स्कूटर पर स्नैक्स बेचने का काम किया करते थे, और उसी काम को करने के दौरान उनकी जान पहचान छोटे दुकानदारों, गरीब लोगों या सब्जियां बेचने वालों से हुई। और उन्होंने देखा कि ये लोग हर दिन जो भी पैसा कमाते हैं वो सारा खर्च हो जाता है, और इनके लिए कम पैसों में सेविंग करना कितना मुश्किल है। और फिर इन्हीं लोगों को सहारा देने के लिए सहारा कंपनी की शुरुआत की गई। इस कंपनी ने लोगों को सुझाव दिया कि वो हर रोज़ कुछ रुपए उनके पास जमा कर दें, बाद में सहारा उन्हें अच्छे इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटाएगी। लोगों को कंपनी का यह मॉडल बहुत पसंद आया, और देखते ही देखते सहारा लोगों का ट्रस्ट जीतने में सफल हो गई। अब इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हर इन्वेस्टर कई और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी इस ग्रुप में जोड़ता गया, और इस तरह से काफ़ी स्पीड से सहारा से 13 करोड़ लोग जुड़ गए। सुब्रत रॉय अपनी कंपनी से जुड़े सारे लोगों को अपना परिवार कहते थे, और वो समाज को बेहतर बनाने में हर तरह से अपना योगदान दिया करते थे। चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी कराना हुआ, या फिर अल्कोहल फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए हर जगह पर कैंपेन चलाना हुआ। और इन सभी कामों से उन्होंने गरीब परिवार से लेकर मिडिल क्लास तक हर किसी के बीच एक पॉजिटिव इमेज बना ली थी, और वो भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वालों में से एक बन गए थे। सिर्फ 2000 रुपये में शुरू होने वाला एक छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर कई सारे और सेक्टर्स तक भी फैल गई। सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ रुपए खर्च करके 2 लग्जरियस होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क खरीदे, जो आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर होटल्स में से एक है। इसके अलावा सुब्रत रॉय के पास मुंबई के वर्सोवा में 106 एकड़ ज़मीन, लखनऊ में 191 एकड़ और देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ ज़मीन हो गई थी। साथ ही इन्होंने खुद की एक IPL टीम पुणे वॉरियर्स भी बनाई, और इंडियन क्रिकेट टीम के साथ साथ इंडियन हॉकी टीम को भी कई सालों तक स्पॉन्सर करते रहे। लेकिन इन सब में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली थी वो थी इनकी सहारा सिटी। इन्होंने एक पूरा शहर बना दिया था। इसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की एक लेक, 124 सीटर सिनेमा थिएटर के साथ साथ हेल्थ सेंटर और कई सारे पेट्रोल पंप। लगभग हर तरह की सुविधा जो एक बेहतरीन और डेवलप्ड सिटी में होनी चाहिए वो सहारा सिटी में मौजूद थी। इसके अलावा सुब्रत रॉय ने मुंबई से मात्र 2 घंटे की दूरी पर अम्बे वैली सिटी नाम की एक टाउनशिप भी डेवलप की, जो कि 10,600 एकड़ में फैली हुई है। और इस टाउन में करीब 800 ऐसे लग्जरी बंगलो है जिनकी कीमत 5 से लेकर 20 करोड़ रुपए के बीच में है। यहाँ 3 मैन मेड लेक्स बनाई गई है। इसके अलावा कई लग्जरी होटल भी है। 1300 यार्ड्स के एक एयरपोर्ट और मूवी हॉल के जैसे कई तरह की हाई क्लास फैसिलिटी इस टाउन में अवेलेबल कराई गई थी। उस टाइम सुब्रत रॉय बड़े बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार और देश के पावरफुल लोगों के बीच काफ़ी फेमस थे, और उनसे उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे। इसलिए इस एम्पायर को खड़ा करने में उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिला। लेकिन फिर सहारा पर पहली बार मुसीबत साल 1996 में आई। तब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नज़र इस सहारा ग्रुप पर पड़ी, और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। उस समय सुब्रत रॉय ने कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा कि कंपनी में पैसे इन्हीं लोगों के थ्रू आते हैं। अब अपना नाम आने पर नेताओं को एक्सपोज होने का डर लगने लगा, इसलिए उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफ़र करा दिया गया, और इस तरह से सहारा पर आया ये पहला खतरा टल गया और कंपनी वापस से पहले की तरह ही काम करने लगी। हालांकि आगे चलकर एक टाइम ऐसा भी आया जब मार्केट सैचुरेट हो गई, और अब सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या एक जगह पर आकर थम सी गई, क्योंकि जो लोग सहारा में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते थे उनकी संख्या लगभग पूरी हो चुकी थी, और यहाँ से वो लोग ज़्यादा होने लगे जिन्हें अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे निकालने थे। इस तरह थोड़े ही समय में कंपनी पैसे की कमी से गुजरने लगी। अब ऐसे में इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सुब्रत रॉय ने कंपनी का IPO लाने के बारे में सोचा, और बस यहीं से कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। एक्चुअली 30 सितंबर 2009 को उनकी कंपनी ने अपने IPO के लिए सेबी में DRHP दाखिल किया। बेसिकली DRHP एक तरह से कहा जाए तो कंपनी का बायोडाटा होता है, जिसमें उससे जुड़ी सारी जानकारियां मेंशन की गई होती है, जिसकी जांच के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर सेबी कंपनी को IPO लाने का परमिशन देती है।
अब जब सेबी ने सहारा के DRHP को पढ़ा तो फिर उसे इसकी दो कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की पैसे जुटाने की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी और इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें भी मिली, जिसमें बताया गया कि सहारा गलत तरीके से लोगों से पैसे जुटा रही है। और इन शिकायतों से सेबी का शक और बढ़ गया और उसने इन दोनों कंपनीज की जांच शुरू कर दी। फिर सेबी ने अपनी जांच में पाया कि इन दोनों कंपनीज ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर के करीब 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। तो देखिए, ये एक तरह का डेप्ट सिक्योरिटी होती है जिसके OFCD पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो वो अपने पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं या फिर उन पैसों से कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। अब OFCD इशू करने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी 50 से कम लोगों के लिए OFCD इशू करती है तो फिर कंपनी रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर वो 50 से ज़्यादा लोगों के लिए OFCD इशू करती है तो फिर वहाँ उसे सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन सहारा ने सेबी से इस बारे में कभी परमिशन ही नहीं ली और इलीगल तरीके से OFCD के जरिए लोगों से पैसे लेती रही, जिसके बाद सेबी ने सहारा के इन दोनों कंपनीज को इन्वेस्टर के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने का आदेश दिया। अब सहारा ने इस ऑर्डर से इनकार करते हुए सेबी की शिकायत करने इलाहाबाद कोर्ट पहुंच गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेबी के ही फैसले का समर्थन किया और सहारा को सारे इन्वेस्टर के पैसे लौटाने के लिए कहा। अब हाई कोर्ट से भी राहत ना मिलने पर सहारा को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सहारा से उनके जुटाए गए फंड के सोर्स के बारे में सबूत मांगे तो फिर सहारा सुप्रीम कोर्ट को भी कोई सही जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके दोनों कंपनीज को सेबी के पास मिलकर इन्वेस्टर का पैसा 3 महीने के अंदर 15% इंटरेस्ट के साथ चुकाने के लिए कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यह भी कहा गया कि सहारा सेबी को OFCD होल्डर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सहारा 127 ट्रक से भरे कागज लेकर सेबी के ऑफिस पहुंच गया, जिनमें इन्वेस्टर की सारी डिटेल मौजूद थी, लेकिन इन फाइल्स में भी सभी इन्वेस्टर की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। इसके अलावा सहारा को 3 महीने के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे सेबी को देने थे, पर कंपनी ने 5,120 करोड़ रुपए की अपनी पहली किस्त तो जमा करा दी, लेकिन वो बाकी के इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करा सके। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और असेट को फ्रीज करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो पेरोल पर बाहर निकल आए और उसके बाद से ही वो बाहर ही रहे थे। अब सहारा के द्वारा पहले इंस्टॉलमेंट में जमा किए गए 5,120 करोड़ रुपए में से सेबी सहारा इंडिया के इन्वेस्टर को अब तक सिर्फ 148 करोड़ रुपए ही लौटा पाई है और बाकी के पैसे अभी तक कई सालों से उसी के पास जमा है। हालांकि 18 जुलाई 2023 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा के पैसे लौटाने का आश्वासन देकर एक सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च किया और उसमें कहा गया कि पोर्टल पर अपनी डिटेल्स देने के 45 दिनों के अंदर निवेशकों के बैंक में खातों में पैसा भेज दिया जाएगा। थैंक यू।